अस्सलाम वालेकुम बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 पार्ट 3। मैं थोड़ा सा पहले आपको सिलेबस आउटलाइन दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेटा आप जीसी के स्टूडेंट हैं या आईजीसीएसई के, डजंट मैटर एट ऑल। आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2020-22 टू ऑनवर्ड सिलेबस आउटलाइन एग्जैक्टली सेम है। तो आज हम करेंगे यूनिट 2.3। इसकी पहली वर्कशीट हम करेंगे। वर्कशीट आपको पता है पहली वर्कशीट क्लास क्वेश्चंस होते हैं, वर्कशीट 2 होमवर्क होता है। तो ये बेटा हम आज जो हमारा मेन फोकस होगा दैट विल बी 2.3 आइसोटोप, जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे बाय यूजिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरे नंबर पे हम आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हमारे पास C6H12 या Cl1735 नेगेटिव चार्ज, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, दीज सिंबल्स एंड ऑल अदर थिंग्स। और चौथे नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे जी रिलेटिव एटॉमिक मास बाय यूजिंग द मास ऑफ आइसोटोप एंड अबेंडेंस। अब एक चीज़ छोटी सी मैं बता दूं, रिसेंट पेपर जो है आपके पास उसमें एग्जामिनर ऐसा भी करता है कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दे देता है और परसेंटेज अबेंडेंस आपसे पूछते हैं। तो हम देखेंगे। अब बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आईजीसीएसई के सिलेबस में भी यही 4 पॉइंट्स हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे कोर और सप्लीमेंट में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन चूंकि आप में से मेजॉरिटी बच्चे एक्सटेंडेड पेपर देंगे तो ड्यू टू दिस रीज़न आपने ये सारा का सारा करना है। तो जी बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास टर्म है आइसोटोप। बट इसमें एक चीज़ देखिएगा, हम बार बार इस टर्म को यूज़ करेंगे आइसो। आइसो ग्रीक वर्ड है। आइसो का मतलब है सेम। हम आगे देखेंगे बेटे जी, सेम प्रोटॉन नंबर, सेम आपके पास इलेक्ट्रॉन, सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट चीज़ों के लिए हम टर्म आइसो यूज़ करेंगे बेटा। अब बेटा जहाँ तक टोप की बात है, इन एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड है TOPUS टोपस, जिसे हम यहाँ पे टोप भी कहेंगे। इसके एक्चुअली मीनिंग जो है उससे मुराद है प्लेस, जो इसके एक्चुअल वर्ड मीनिंग्स हैं ग्रीक लैंग्वेज में। अब चूंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और केमिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट। अब जब हम एलिमेंट की पोजीशन की बात करते हैं तो आप सबको मैंने पिछले यूनिट में बताया है कि हमारे पास पोजीशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन नंबर। तो इसीलिए आप लोग ये भी सुनेंगे कि टोप को बाज़ लोग प्रोटॉन नंबर से भी रिलेट करते हैं। अब बेटा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी। ये तो मैंने आपको बताया आइसोटोप का बैकग्राउंड क्या है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एज सच अगर आप इसे मेमोराइज ना भी करें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा? डेफिनेशन हमारे पास है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same number of proton but different number of न्यूट्रॉन्स। ये बेटे इसकी एक डेफिनेशन है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, लेट्स से अगर हम कार्बन की बात करेंगे द एलिमेंट विल रिमेन कार्बन। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एलिमेंट की जो आइडेंटिटी होती है वो प्रोटॉन नंबर है। तो अगर एलिमेंट कार्बन रहेगा तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं दे विल रिमेन सेम। अच्छा, न्यूट्रॉन नंबर जो है ये बेटा चेंज होगा आपके पास। अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊँ तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपके पास प्रोटॉन नंबर होता है, दिस इज़ आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर। इसे हम 2-3 चीज़ें कह सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को अगर हम ऐड करें
तो दे आर नोन एज न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर एज वेल। तो इसलिए आपको एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई मिलेगी, वो भी बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो क्या है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same प्रोटॉन नंबर, इसी को बेटा आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इसको बेटा आप लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिफरेंट mass number or nuclear number। अब आपको याद होगा बेटा, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर नंबर होता है, ये बेसिकली हमारे पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बेटा जब हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को चेंज कर रहे हैं, प्रोटॉन तो सेम थे लेकिन हमने न्यूट्रॉन को चेंज किया, तो ऑब्वियसली हमारे पास न्यूक्लियर नंबर जो है वो भी चेंज हो रहा है बेटा आपके पास। अब बेटा एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अपने जहन में लाजमी रखनी है। अगर तो पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ रहा है डिफाइन आइसोटोप, देन यू हैव कंप्लीट फ्रीडम to write any one of these definition, although कि हम इस definition को ज़्यादा prefer करते हैं, but both definitions are absolutely fine, no problem। क्या कहा मैंने, अगर एग्जामिनर पेपर में ये कहे define isotope, you can write either one। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर पेपर में ये कहे डिफाइन आइसोटोप बाय यूजिंग आइडिया ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि इसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। Chlorine has 2 isotopes। क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं बेटा, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप। कौन कौन से बेटा, एक हमारे पास होता है क्लोरीन 1735। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमारे पास होता है दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रोटॉन नंबर, और आपको पता है किसी भी किस्म का, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट हो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ये बेटा याद रखना आपने। ये जो बेटा 35 है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर नंबर। न्यूक्लियर नंबर से मुराद है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर बेटा हम इस एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन जो हैं वो 17 है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो हम कहेंगे इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो भी 17 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 35, ओनली प्रोटॉन 17 है। तो यू कैन ईजिली फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 35 माइनस 17, तो आपके पास 18 विल बी द आंसर। अब क्लोरीन का सेकंड आइसोटोप की बेटा हम बात करेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं Cl 1737। याद रखिएगा प्रोटॉन नंबर इज आइडेंटिटी, प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता फॉर एनी स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर बेटा हम यहाँ पे बात करें इसके प्रोटॉन बेटा, तो इसके प्रोटॉन एग्जैक्टली उसी तरीके से 17 है। देयर इज नो चार्ज ऑन Cl,
मीन इट इज़ नॉट लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी प्रोटॉन के इक्वल है। ओवरऑल ये न्यूट्रल है 17। अब बेटा यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 37 माइनस 17, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो दीज टू आर नोन एज आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। बेटा इस एलिमेंट के आइसोटोप्स की बात कर सकते हैं बेटा, कोई भी एलिमेंट आपके पास हो सकता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, लेट्स से हम यहां पे कहते हैं एलिमेंट एक्स, कुछ भी हो सकता है बेटा। यहां पे बेटा हम लिख देते हैं एलिमेंट एक्स, लेट्स से इसका प्रोटॉन नंबर 10, ये 20, यहां पे बेटा हमने लिख दिया एक्स 22। तो बेटा पेपर में एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं आपसे? एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसके प्रोटॉन बताएं, आप इसके न्यूट्रॉन बताएं, आप इसके इलेक्ट्रॉन्स बताएं। तो आपको पता है कि ये बेटा आपके पास 10 है, तो प्रोटॉन इसके 10 होंगे, न्यूट्रॉन 20 माइनस 10, ये 20 हमारे पास है न्यूक्लियन नंबर, तो न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, ये 10 आ गए। इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, तो 10 आ जाएंगे। यहाँ पे बेटा हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन 10, न्यूट्रॉन 22 माइनस 10 12 आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बेटा आपके पास 10 ही आ जाएंगे। ये तो बेटा पहली चीज़ आ गई हमारे पास कि हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं, और आपने सिलेबस आउटलाइन में भी देखा होगा कि इन सैम्पल्स को हमने इंटरप्रेट कैसे किया, इसको कैसे हमने आगे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेटा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा मैं आपको की पॉइंट बताऊँ। इसी यूनिट में, यूनिट 2 में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड, आगे हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा किसी भी किस्म का केमिकल बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी आयनिक बॉन्ड में लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है एंड ऑल अदर थिंग्स। या फिर आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं आपके पास, तो याद रखिएगा। एग्जामिन्ड ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आप इसे ना यूं भी लिख सकते हो, और ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मुराद होता है कि हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, वैलेंस शेल में कितने हैं, वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, विच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सेम number of electrons in वैलेंस शेल। याद है बेटा आप लोगों को, वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल। जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर ग्रुप 2 एंड सो ऑन आपके पास ही। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। Isotopes of an element have same chemical properties। क्या कहा बेटा मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट,
जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे किसी भी एलिमेंट के, लेट्स से क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, वाई दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपने कभी भी प्रोटॉन की बात नहीं करनी। क्या कहा बेटा मैंने? केमिकल प्रॉपर्टीज के केस में आप कभी भी प्रोटॉन की बात नहीं करोगे। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन। एक तो ये चीज बेटा। दूसरे नंबर पे आईजीसीएसई के पेपर में कभी कभार एग्जामिनर 2 स्कोर का भी क्वेश्चन पूछता है। अगर 2 स्कोर का क्वेश्चन हो तो पहला स्कोर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा, सेकंड स्कोर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ये आईजीसीएसई के पेपर में पहला स्कोर किसका होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा स्कोर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अच्छा, अब बेटा एक और चीज मैं आपको बता दूं, नॉर्मली आपको एमसीक्यूज में नो डाउट ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आपको लिखना पड़े थ्योरी के पेपर में आंसर, तो आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा करें। क्यों बेटा? रीजन क्या है? देखिए बेटा, आपके पास जो एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, दे आल्सो हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या बेटा मैं यहां पे एक रफ वर्क में आपके सामने एक चीज लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो। ये रफ वर्क बेटा, देखिए बेटा, ये आपके पास एलिमेंट है, लेट्स से सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सो ऑन। ये सब के सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। रीजन क्या होती है? ग्रुप 1 मीन दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो आप यहां पे इसके रीजन लिखते हो सेम इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो अब सेम इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आल्दो के आइसोटोप के लिए भी यूज होता है, लेकिन नॉर्मली ये ग्रुप के लिए यूज होता है। इसलिए जब आप लोग लिखेंगे तो आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप लोग यहां पे, या एग्जामिनर ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप लोग वहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को लिखा करें, ताकि आइसोटोप और ग्रुप के एलिमेंट को हम डिफरेंशिएट कर सकें। वैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल लिखेंगे, दैट इज आल्सो राइट, 100% ठीक है, आपको उसका स्कोर मिलेगा, लेकिन बेस्ट आपके पास ये होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब बेटा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जी। अब यहां पे एक और छोटी सी चीज है, आप लोगों के जहन में आ रही होगी बेटा कि सर हमारे पास क्लोरीन है। अभी हमने चूंकि क्लोरीन की ही बात की, इसका प्रोटॉन नंबर 17 है, न्यूक्लियॉन नंबर 35 है। ये बेटा क्लोरीन है 1737। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, क्या कहा बेटा मैंने? अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमें वहां पे क्लोरीन मिलता है 35.5, क्लोरीन 1730। ये जो 35.5 है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है। अब हमने इस 35 और 37 की कैसे एवरेज ली कि आंसर 35.5 आ गया। इस चीज से पहले मैं एक छोटी सी चीज और आपको समझाना चाहूंगा, रफ वर्क की तरफ आ जाते हैं बेटा। अब बेटा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेट्स से कि आपके पास एक पेन है, नॉर्मल हम पेन कह देते हैं, कोई भी चीज हम कह देते हैं, हम कहते हैं उस पेन की कीमत आपके पास 100 रुपीज है।
अब बेटा हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास लेट से कोई भी और आइटम है, कुछ भी और है, ठीक है जी। लेट से कि आपके पास कोई 2-4 पेपर हैं, 5 पेपर्स हैं, प्रिंटिंग पेपर्स हैं, कलर्ड पेपर हैं, कोई यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ कलर्ड पेपर। इसमें बेटा कलर्ड पेपर एक की जो कीमत है वो हम कहते हैं लेट से 40 रुपीज़ है। अब आप किसी शॉप पे जाते हो बेटा, वहां पे आप एक पेन खरीदते हैं, ओनली 1 पेन बेटा, लेकिन कलर्ड पेपर आप वहां पे ले रहे हैं 5। अब आप टोटल कितने आइटम ले रहे हैं बेटा? 6 आइटम्स आपने ले लिए। एक बेटा आपने पेन खरीद लिया, 5 कलर्ड पेपर खरीद लिए, टोटल आपके पास 6 आइटम्स आ गए। आपने शॉपकीपर को कितना पे किया? 100 आपने इसका पे किया। अब आपने यहाँ पे एक की कीमत 40 थी, 5 थे, तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने 200 इसका पे कर लिया, टोटल आपने 300 पे कर लिया। अगर मैं आपसे एवरेज प्राइस पूछूं तो आप कहेंगे 300 डिवाइड बाय 6, 50 रुपीज। ऐसे ही है बेटे जी। अब आप में से कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर 100 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 70, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे कलर्ड पेपर 5 लिए हैं बेटा, हमने इनके लिए 200 पे किया है बेटा। इसलिए जब हम यहां पे फाइंड कर रहे थे तो हमने यहां पे इन नंबर्स को भी कंसीडर किया और हमने एवरेज कीमत ली। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से जब हम क्लोरीन की एवरेज लेते हैं तो नेचर में हम देखते हैं कि हमारे पास क्लोरीन 1735 वाले कितने हैं बेटा? इसको हम कहते हैं नेचुरल अबेंडेंस। ये लेट से बेटा आपके पास 75% है। क्या मतलब बेटा 75%? अगर आपके पास टोटल 100 क्लोरीन एटम हो तो 75 क्लोरीन एटम जो हैं वो 35 वाले होंगे। टोटल कितने होंगे बेटा? 100 आउट ऑफ 100 17 किस वाले होंगे बेटा? 35 वाले। अच्छा, अगर 17 आपके पास 75 35 वाले होंगे, आई एम सॉरी फॉर 75 किस वाले होंगे? 30। अब बेटा टोटल 100 है तो ये बेटा आपके पास कितने आ जाएंगे? 100 में से माइनस करें तो इनकी नेचुरल अबेंडेंस आ जाएगी 25%। यानी आपके पास नेचर में 100 क्लोरीन एटम हो, 75 out of 100 will have nucleon number 35, 25 out of 100 will have nucleon number this। तो अब बेटा हम अगर एवरेज कैलकुलेट करें, अभी मैं कोई फार्मूला नहीं लिख रहा, फार्मूला हम डिराइव करेंगे, तो आप इसे उसी तरीके से वैल्यू कंसीडर कर लें। आप कहते हो लेट से इसकी कीमत, इसकी वैल्यू 35 है और आपने ये 75 परचेज किए, द अदर वन उसकी वैल्यू 37 है और आपने 25 परचेज किए, टोटल आपने 100 परचेज किए। अब आप देखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.5। आपको समझ आई बेटा? बिल्कुल जिस तरीके से यहां पे मैंने आपको बताया था ना पेन और इसकी एग्जांपल, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 40, टोटल 6 हुए तो हमने 6 डिवाइड किया। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा हम यहां पे कर रहे हैं। अब हम इसी चीज को फार्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं। हम यहां पे लिख देते हैं relative atomic mass is equal to mass of isotope 1 multiplied by percentage abundance। अच्छा, जब मैं ये परसेंटेज अबेंडेंस लिखूंगा तो इससे मुराद यही होगा आपके पास कि 75/100 अंडरस्टूड है, प्लस आपके पास mass of isotope 2 multiplied by परसेंटेज अबेंडेंस। और अगर आप इसे नंबर की फॉर्म में करेंगे तो बेशक आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय 100 एज वेल। यानी यहां पे आप लिख सकते हो mass of isotope 135 multiplied by 75% means 75/100 plus the next one is 37 multiplied by 25/100।
आप बेशक यहाँ पे भी ओवरऑल डिवाइड बाय टोटल 100 अगर आप उसे नंबर लेते हो तो बेटा ये आपके पास आ गया। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया 35.50। यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं बेटा। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज और लिखता हूं। फॉर एलिमेंट एक्स आपके पास relative atomic mass is 10.80. X has two isotopes X10 and X12. Find percentage abundance of X10। अब बेटा बास को इस तरह की क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं। अगर हम 2020-22 की बात करें जीसी के पेपर की, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। एक आध मरतबा एग्जामिनर ने आईजीसीएसई के पेपर में भी सिल्वर से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना बेटा। मैं आपसे बिल्कुल छोटी सी चीज पूछता हूं बेटा, बहुत ही आसान सी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास X10 20% है, वैसे फॉर द टाइम बिंग कितने परसेंट बेटा? 20। तो X12 कितना होगा? आप कहोगे सर 100 माइनस 20, 80%। ऐसे ही है बेटा। अगर मैं ये कहूं कि X10 आपके पास 30% है, तो आप फौरन कहेंगे सर ये 70% होगा। यानी एक की परसेंटेज अगर हमें पता हो तो सेकंड की परसेंटेज हम 100 में से माइनस कर लेते हैं एंड वी कैन गेट दैट। तो अगर मैं यहां पे आपके सामने लिख दूं X10 इज इक्वल टू X%, तो X12 क्या आ जाएगा? 100 माइनस X%। कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है बेटा। यानी एक, इफ वन ऑफ देम इज 20%, the other one will be 80, mean 100 minus 20. If one of them is 70%, other will be 30. तो ये बेटा हमारे पास रूल है। अब हम उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। हम यहां पे लिख रहे हैं relative atomic mass is equal to mass of isotope 1 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्लस आपके पास mass of isotope 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ओवर 100। तो अब बेटा आप यहां पे लिख देते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 10.80। द वन इज x मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली उस हिसाब से लिख देते हैं ताकि वैल्यू में 10 mass of isotope 1 मल्टीप्लाई बाय x। द अदर वन बेटा आपके पास आ जाता है 12 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। तो आप बेटे से अगर सॉल्व करते हैं तो 10.80 इज इक्वल टू 10x प्लस 1200 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 100। अब बेटा आप इसे और अगर सिंप्लीफाई कर ले तो आपको पता है 10.80, मैं यहां पे डिवाइड बाय 1 भी लिख सकता हूं, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। 1200 माइनस 2x ओवर 100। अब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आपके पास 1080 इज इक्वल टू 1200 माइनस 2x। अब 1200 को इधर ले आए तो 1080 माइनस 1200 इज इक्वल टू माइनस 2x। ये बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 2x। और अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो माइनस 2 आप डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड पे,
और आपको एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, ये गलती से ये -2 और ये भी, तो आपने इसे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ये माइनस है, क्रॉस हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 60। तो मैं फिर से बेटा बता देता हूँ जी, क्या क्या बेटा हम लोगों ने, हमने कोई नई चीज़, नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा, हमने उसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में पढ़ा। हमने कहा कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास इज 10.80, दो आइसोटोप हैं, वन इज X10, अदर इज X12। अगर हम एक के परसेंटेज को X% कह दें, परसेंटेज का सम चूंकि 100 के इक्वल होता है, द सेकेंड वन विल बी 100 माइनस X। हमने फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बाकी सिंपल अलजेब्रा है, मैंने कोशिश की एक एक स्टेप आपको दिखाने की, एंड वी गेट द आंसर बेटा। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक और चीज आपको बता दो, समटाइम ऐसा होता है, एग्जामिनर हमें कहता है कि लेट से सिल्वर है हमारे पास, इसका एक आइसोटोप जो है उसका न्यूक्लियर नंबर 107 है, सेकंड है उसका है 109, और हमें एग्जामिनर बता रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108। आपको इस तरह के ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ब्रोमीन से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड एंड ऑल अदर थिंग्स। अब बेटा मेरा बिल्कुल सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, 107 109, अभी मैं कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, इनकी वैसे जर्नल एवरेज देख रहा हूं, 107 प्लस 109, एक ये टोटल 2 हो गए, तो आपके पास आंसर आ गया 108। ये आंसर हमारे पास यहां पे है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास 1 सिल्वर 107 वाला है, 1 सिल्वर 109 वाला है। अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब है इन दोनों की परसेंटेज अबेंडेंस इक्वल है। दोनों की परसेंटेज अबेंडेंस क्या है? इक्वल है, मीन एवरी वन इज हैविंग द इक्वल proportion of relative abundance. Both isotopes of silver have same relative abundance, or each isotope is 50%. Each isotope is what बेटा? 50%. अब बेटा यहां पे आपका हक बनता है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन ये पूछे, सर आपने यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया, इस जगह पे हमने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे आपके सामने एक 10 ले लूं, सेकंड 12 ले लूं, डिवाइड बाय 2 करूं, तो आंसर 11 आता है। क्या यहां पे आपके पास आंसर 11 है? आंसर इज नो। इसलिए हम इस केस में प्रॉपरली कैलकुलेशन कर रहे हैं, मीन दे आर नॉट इक्वल। यहां पे हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन अगर आप में से कोई भी बच्चा, किसी भी किस्म का कोई भी स्टूडेंट, अगर वो इस मेथड को नहीं अप्लाई करना चाहते, तो यस यू कैन डू दिस थिंग एज वेल। आप यहां पे लिख सकते हैं कि हमारे पास सिल्वर 107 इज इक्वल टू X%, सिल्वर 109 इज इक्वल टू 100 माइनस X, और आप उसी पैटर्न पे उसी तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे, यानी आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास इज 108, 107 मल्टीप्लाई बाय X प्लस आपके पास 109 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100, एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट। तो कोई ऐसा बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी ऐसा करना है, इस तरीके से करने से ये होता है कि हमारे पास टाइम बच जाता है एंड ऑल अदर थिंग्स। टाइम हम कैसे बचाते हैं? हमें एग्जामिनर ने जो 2 आइसोटोपिक मास दिए हुए हैं, हम उनकी एवरेज लेते हैं।
if their average is exactly equal to relative atomic mass, if average of these two, this one and this one, relative isotopic mass, उनकी average relative atomic mass के equal हो, तो उस situation में हम कहेंगे कि they have the same relative abundance और each isotope is 50%. और अगर वो हमारे पास इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे है, तो हम फिर प्रॉपरली वर्किंग करेंगे एंड यू कैन सी दिस थिंग एज वेल. ये था बेटा हमारे पास टॉपिक. अब बेटा हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम क्वेश्चंस, ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि आपने जो पढ़ा है एग्जामिनर कैसे पूछता है. ये वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 विल बी योर होमवर्क. ये बेटा हम जीसी का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पेपर 11 नवंबर 2022. इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहा है कि क्लोरीन 1735, द अदर वन इज 37. एवरेज वो हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल इज 35.5, जिसे आप कह सकते हो जी कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, वो कह रहा है कि आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें. तो अभी बेटा मैंने आपको मेथड बताया है. आप लेट से कह देते हो कि क्लोरीन 35 इज इक्वल टू x%, सॉरी मैं यहाँ पे क्लोरीन ही लिख देता हूँ x के बजाय. क्लोरीन 35 is equal to x%, chlorine 37 is equal to 100 minus x%, और वही फार्मूला एवरेज आपके पास आ रही है 35.5. एवरेज मीन रिलेटिव एटॉमिक मास. दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास. ये बेटा आपके पास आ गया 35 इंटू एक्स प्लस आपके पास 37 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100. तो इसे बेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो अब बेटा आपके पास x की वैल्यू है. वैसे भी हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं. क्लोरीन 35 वाला 75% है, द अदर वन इज 25%. तो ये बेटा डी इज द आंसर. अच्छा, ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. पहले आप इस क्वेश्चन को बेटा रीड कर लें, प्रॉपरली आप इसे देख लें, फिर मैं आपको बताता हूं. 2 isotopes of chlorine, chlorine 35, chlorine 37. Using these isotopes and carbon 12. अब याद रखिएगा, कार्बन को 13, कार्बन 14 आपने यूज नहीं करना. कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन में 13, 14, लेकिन हम उसे यूज. हाइड्रोजन 1, यानी हाइड्रोजन को भी हमने, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, एक में 2 होता है, एक में 3 होता है, उसे भी हमने यूज नहीं करनी. नहीं, हमने 12 और 1 ही कंसिडर करना है. हाउ मेनी डिफरेंट रिलेटिव एटॉमिक मास आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड C2H3Cl3. आप पहले एक मरतबा ट्राई कीजिएगा. बेशक आप वीडियो को नोट स्टॉप कर दें, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद आप अपना आंसर देखिएगा. मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ. अब देखें बेटा C2 है. मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने डिटेल वर्किंग करता हूँ बेटा. एग्जामिनर हमें कह रहा है C2H3Cl3. अब देखें बेटा, हम यहाँ पे पहली ऑप्शन ये देखते हैं कि कार्बन को हम 2 ही रहने देते हैं, हाइड्रोजन को 3. अब ये 3 क्लोरीन एटम है, 1 क्लोरीन, 2nd क्लोरीन, 3rd क्लोरीन. एवरी वन ऑफ देम इज क्लोरीन 35. अब बेटा जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन होता है 12, 2 कार्बन है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये कार्बन का. हाइड्रोजन 1 है, 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल ये 27 हो गया. क्लोरीन 35 वाले तीनों के तीनों हैं, तो आपको हो गए 35 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 105 आ गया, ये 27 आ गया, टोटल आपके पास आ गया 132. अब बेटा हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं. C2H3, इसे मैं एज इट इज अनचेंज रहने देता हूं. एक क्लोरीन 35, सेकेंड क्लोरीन इज आल्सो 35, द थर्ड क्लोरीन इज 37. अब इसमें से किसी एक को आप 37 लिख सकते थे. अगर आप इसको कैलकुलेट करें
तो 12 कार्बन का मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 35 वाले दो क्लोरीन है, 35 मल्टीप्लाई बाय 2, और 37 वाला एक है, 37 मल्टीप्लाई बाय 1। टोटल अगर आप देखेंगे तो 134 आ जाएगा। अब बेटा हम थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। C2H3। अब एक क्लोरीन को हम 35 रहने देते हैं, बाकी क्लोरीन बेटा हमारे पास 37 वाले आ गए, यानी 2 ऑफ देम आर 37। तो यहां पे भी बेटा वही वर्किंग, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आपके पास अब 35 वाला एक है, 35 मल्टीप्लाई बाय 1, 37 वाले 2 आ गए, 37 मल्टीप्लाई बाय 2। टोटल आप देखेंगे तो 136 हो जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेटा अगर हम फोर्थ को देखें, ये बेटा हमारे पास आ गया C2H3 और सबके सब क्लोरीन 37 वाले हैं, 37 क्लोरीन 37। अब बेटा अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास 138 आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज आ गई, इसके अलावा कोई नहीं आ सकती। वैसे पेपर में ये सारी पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। आप सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि 35 वाले तीनों के तीनों हो सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। 2 ऑफ देम आर 35, 1 इज 37, सेकेंड ऑप्शन। 2 ऑफ देम आर 37, 1 इज 35, थर्ड ऑप्शन। और तीनों के तीनों 37 वाले फोर्थ ऑप्शन। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो है टोटल 4 ऑप्शन आ जाती है। अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको पहले बताया है बेटा, अभी हमने नोट्स में भी लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या सेम इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये बेटा दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब ये बेटा IGCSE के पेपर का क्वेश्चन है, मार्च के पेपर के, आगे आप जून के पेपर भी देखेंगे, नवंबर के भी वेरिएंट डिफरेंट बेटा आपके पास पेपर मिलेंगे जी। अच्छा याद रखिएगा, होमवर्क में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 to 11 क्वेश्चन होंगे, ताकि हमारी क्लास ज़्यादा लेंथी ना हो बेटा। अब ये बेटा है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉपर एंड इट्स कंपाउंड। कॉपर हैव डिफरेंट नेचुरली अकरिंग 63, 60 आपके पास 5। यूज द टर्म फॉर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। तो आपको पता है इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बेटा, आइसोटोप। तो ये बेटा हमारे पास आइसोटोप्स हैं जी। अब बेटा कॉपर का प्रोटॉन नंबर 29 है, एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन नंबर, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता 29। न्यूट्रॉन नंबर 63 में से 29 गया बेटा आपके पास, तो 34, और यहाँ पे बेटा आपके पास 36। ये न्यूट्रल है, इसमें 29। अब इसके ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। आपको मैं पहले बता चुका हूं बेटा, +1 चार्ज मीन लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज मीन लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, +3 चार्ज मीन लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, और नेगेटिव चार्ज मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 पॉजिटिव मीन 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, 27 बेटा आपके पास आ गया। अब देखिएगा बेटा आपके पास द रिलेटिव एटॉमिक मास is the average mass of naturally occurring atoms of an element. The percentage of naturally occurring element in a sample of copper is shown। 63 वाला आपके पास 70%, 65 वाला 30%। Deduce the relative atomic mass of copper in this sample, use your answer। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है 1। जब कभी भी एग्जामिनर बोल्ड करके लिखे तो आपने इसका स्कोर लाजमी कंसीडर करना होता है। अगर आपने आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक नहीं लिखा तो आपको बेटा स्कोर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का बेटा आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अब बेटा हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कैसे आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं
relative atomic mass of isotope 1 63 multiplied by 70 plus आपके पास second one is 65 multiplied by 30 divide by 100। बेटा याद रखिएगा, आपके पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपने एट एवरी कास्ट 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। देखिए 63 को अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है 4410। इसी तरीके से 65 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा हमारे पास जाता है 1950। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं 4410। ये बेटा हमारे पास टोटल आ जाता है 6360। हमने इस पे 100 डिवाइड करना है। ये मैंने वैसे, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। जब आप 100 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 63.60। लेकिन चूंकि एग्जामिनर ने 1 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है तो आप यहां पे 1 डेसिमल प्लेस लिखेंगे 63.6, जीरो नहीं लिखेंगे बेटा आप जी। इस चीज का बेटा आपने खास ख्याल रखना है। डेसिमल प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर स्पेसिफाई कर चुका है बेटा। अब बेटा ये आपके पास जीसी के पेपर का क्वेश्चन है, जून 2020-21। प्लोबडेनियम आपके पास, सॉरी पोलेनियम, एग्जामिनर ने हमें प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है, न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ है। वाई दीज आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको कहा है अब एक स्कोर का क्वेश्चन है तो आप यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, बट द बेस्ट आंसर इज सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या आंसर है बेटा? सेम। गिव वन डिफरेंस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज आइसोटोप। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, एक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुराद है एटम का स्ट्रक्चर, मीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप लिखोगे इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है जी? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। अब यहां पे देखिएगा, गिव द नेम टू द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। बिल्कुल सेम स्टाइल का क्वेश्चन है आईजीसीएसई के पेपर का। ये बेटा आप वही आइसोटोप लिखेंगे, फिर एग्जामिनर ने उसी तरीके से प्रोटॉन और आपके पास न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ है, आप उसी तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो करेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक स्कोर के लिए बेटा, सॉरी ये आपके पास 3 स्कोर के लिए। अब बेटा वो कह रहे हैं कि डिड्यूस द परसेंटेज ऑफ 107। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि आपके पास सिल्वर 107 इसे x% कह दें, सिल्वर 108 इसे 100 माइनस x%, या फिर आपको मैंने जो मेथड बताया था कि आप इन दोनों की एवरेज लें, 107 प्लस 109 डिवाइड बाई 2। अगर वो एग्जैक्टली वही एवरेज आ रही है जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, मीन दे हैव द सेम परसेंटेज अबंडेंस। अब बेटा ये आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर हमसे, ये आईजीसीएसई के पेपर का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 पार्टिकल्स आर शोन, विच पार्टिकल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको पहले कहा है आपने प्रोटॉन नंबर नहीं देखना, सबका प्रोटॉन नंबर सेम है, आपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखना है। इन दो का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है, पी एंड क्यू। हमारे पास कोई भी ऑप्शन पी एंड क्यू की नहीं है। इन दो का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है, आर एंड एस। यस, वी हैव द ऑप्शन ऑफ आर एंड एस, सो डी इज आवर राइट आंसर। Which statement about isotope is correct? They have different proton number. This is wrong. Proton number is identity of an element. Proton number must be same. They have different chemical properties. This is also wrong. Chemical properties depend on number of electron, और isotope में number of electron same होते हैं। They have same nucleon number. This is also wrong, क्योंकि प्रोटॉन आपके पास तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन जब चेंज होंगे तो न्यूक्लियन नंबर भी चेंज होता है। They have same number of electron in their outermost shell. This is right बेटा। Next one, which definition of isotope is correct?
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। याद रखिएगा आइसोटोप्स जो होते हैं दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। हमें आगे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगेन आइसोटोप सेम होते हैं इसलिए हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रॉन्ग। यह भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे पास न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज द राइट ऑप्शन। अब बेटा वो कह रहे हैं नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स। आपको पता है न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं और ये हमारे पास न्यूक्लियस। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टोटल, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं बेटा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन न्यूक्लियस, ये बेटा न्यूक्लियन नंबर है, हम इसे ये कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, चार्ज इज 2 माइनस मीन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने गेन कर लिए, टोटल 18 आ गए। अब 18 में बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, टोटल 18 हमारे पास। अब बेटा यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। द रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट द होल नंबर। एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट आपके पास, यहाँ पे वन ऑफ देम इज 69, अदर इज 71। क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन वाई इज शोन 3:2। अब देखें ये वो जो आपको याद है मैंने आपको पेन वाली एग्जाम्पल बताई थी, मैंने आपको कहा था पेन एंड पेपर, तो ये एग्जैक्टली वही आ गया। यानी आपने 3 ये परचेज किए, 2 ये परचेज किए, क्वेश्चन 3 स्कोर का है। तो आपके पास यू आर राइटिंग ओवर हियर relative atomic mass is equal to mass of isotope 1 which is 69 multiply by कितने बेटे इसके हैं 3 प्लस mass of isotope 2 71 कितने हैं बेटे ये 2, टोटल कितने हो गए 3 प्लस 2, टोटल 5 आ गए, डिवाइड बाय 5। अब देखें बेटा आपने इसे प्रॉपरली नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये आपके पास स्कोर आ गया। अब बेटा आप यहाँ पे से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास जो भी आंसर आ जाता है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 69 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बेटा आपके पास आ गया 207। 71 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बेटा आपके पास आ गया 142। टोटल बेटा हमारे पास आ गया 349 और हमने इस पे 5 डिवाइड करना है, तो ये बेटा आपके पास आ गया 69.8। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप वहां पे 1 डेसिमल प्लेस, वी आर यूजिंग टिल 1 डेसिमल प्लेस, तो ये बेटा हमारे पास स्कोर आ गया, ये बेटा हमारे पास स्कोर आ गया जी। याद रखिएगा अगर इन दो का सम 7 के इक्वल होता, आप 7 डिवाइड करते, 6 डिवाइड करते 10 के इक्वल, वैसे जनरली मैं बात कर रहा हूं, कोई भी रेशियो हो सकती थी, कोई भी हो सकता था, आप वो डिवाइड करते। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल से बेटा आप देखेंगे, पीरियोडिक टेबल आपके पास गिवन होगा, आप चेक करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है गैलियम। एक मिनट में अच्छा, ये बेटा हम प्रीवियस यूनिट में कर चुके हैं कि आपके पास एलिमेंट जी ऑफ पीरियड 3 ग्रुप 5, ये बेटा आपके पास थर्ड पीरियड में ग्रुप 5 में सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन होता है, थर्ड पीरियड में फास्फोरस होता है। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अब देखिएगा यहाँ पे उसने लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, वाइट्स नॉन मेटल। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 तो ये मेटल है, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो आपके पास या 7 भी, तो वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है और चूंकि ये ग्रुप 5 है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म N9। अब चूंकि फास्फोरस भी आप लिख सकते हो तो फास्फोरस -3 आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हो, या आप लिख सकते हो Z-3 एज वेल।
तो ये बेटा आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, गेन लाजमी स्पेसिफाई करना है, क्योंकि मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो ये चीज, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से पहले मैं एक छोटी सी चीज बेटा आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, बेशक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ये एक रफ वर्क मैं आपके सामने कर रहा हूं, दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ द डे बेटा। ये मैं आपके सामने एक एलिमेंट एक्स लिख रहा हूं। अब इसका कोई भी प्रोटॉन नंबर हो सकता है, सिर्फ हम अपनी सहूलत के लिए लिख देते हैं। लेट्स से इसका प्रोटॉन नंबर 5 है, न्यूक्लियन नंबर 10, और ये बेटा आपके पास 12। फॉर द टाइम बीइंग हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बेटा हमारे पास 50% है और ये भी हमारे पास 50% है। और मैं आपसे कहता हूं कि इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास कैलकुलेट करें। आई एम सॉरी, मैं यहां पे ज्यादा वर्किंग नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम काफी कर चुके हैं, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। तो 10 mass of isotope 1 multiplied by its percentage plus mass of isotope 2 multiplied by its percentage divide by 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11। अब बेटे हम एक और एलिमेंट ले रहे हैं y। अब चूंकि मैंने कहा एक और एलिमेंट, तो हम यहां पे सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, अगेन आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, इट्स ए रफ वर्क। हम यहां पे भी वही ले लेते हैं 10, और यहां पे y 6 and 12। द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज कि ये जो बेटा हमारे पास है ये 20% है और ये हमारे पास 80% है। क्या है बेटा, जो हैवियर आइसोटोप है उसकी परसेंटेज अबेंडेंस हमने ज्यादा कर दी। यहां पे हैवियर आइसोटोप एलिमेंट x का 50% था, एलिमेंट y का 80% है। तो अब बेटा देखिएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। अगर बेटा आप इसको कैलकुलेट करें, वैसे ये आपके पास आ जाएगा 200 प्लस आपके पास 960 डिवाइड बाय 100, तो ये बेटा आपके पास आ गया जी 11.6। आपने गौर किया है दोनों आइसोटोप्स का, ये सॉरी दोनों एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के न्यूक्लियर नंबर मैंने सेम रखे, 10 यहां पे भी 10, यहां पे भी 12, यहां पे भी 12। लेकिन एक का आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास 11 आया, सेकंड का रिलेटिव एटॉमिक मास 11.6 आया। रीजन क्या थी? रीजन इज वेरी सिंपल, एलिमेंट Y का हैवियर आइसोटोप हैज हायर परसेंटेज अबेंडेंस एज कंपेयर टू हैवियर आइसोटोप ऑफ X, जिसकी परसेंटेज अबेंडेंस ये है जी। तो इस चीज को बेटा हम यहां पे लिखेंगे। ये हमारे पास आइडिया हुआ कि अगर हम हैवियर आइसोटोप की परसेंटेज अबेंडेंस को इंक्रीज कर दें, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कर रहे हैं बेटा हम, हैवियर आइसोटोप की परसेंटेज अबेंडेंस को इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रिलेटिव एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाएगा। तो यही स्टेटमेंट, यही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे। वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास कोबाल्ट जो है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास ग्रेटर है। इसका मतलब है कि परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन percentage abundance of heavier isotope of nickel. Percentage abundance of heavier isotope of कोबाल्ट। हमने कोबाल्ट को क्यों कहा? क्योंकि इसका relative atomic mass greater है, is greater than percentage abundance of। याद रखिएगा हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम हैवियर आइसोटोप का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, हैवियर आइसोटोप ऑफ निकल।
यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन? ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह।